हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 7.11 यानी कि 7वें चैप्टर की लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा आपने इसको समझना है। ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर 7.10 से एक पहले जो वीडियो दी थी वो आपने लाजमी जाके देखनी है, प्लेलिस्ट के अंदर ही मौजूद होगी। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहली बात वो कहता है टाइम जीरो, जो टाइम जीरो पे होगा यानी हमारा सर्किट टाइम जीरो पे इसके इस ट्रिगर के साथ स्विच हो जाएगा। ये उसने स्विच यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, तो लिहाजा ये उसने लेट अजम्पशन की हुई थी। अजम्पशन वैसे की नहीं जाती, ये हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं। तो चलें आप भी, अगर आपके कहने कुछ होते हैं सिर फिरे उस्ताद जो क्या करते हैं जी, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं और कहते हैं अजम्पशन आप स्टूडेंट्स आप खुद से करें, मतलब अजम्पशन आपको खुद फिर करनी पड़ती है। तो आपने उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। आप चाहें कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, 20 ओहम का रजिस्टर ले लो, 10 ओहम का ले लो, और इसको चाहे 10 हेनरी ले लो, चाहे इसको 4 फैरेड ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन को, ठीक है जी। क्योंकि इसमें हमने VC0 और IL0 को खुद ब खुद फाइंड आउट करना है, ये गिवन नहीं है, तो इस वजह से हमारी अजम्पशन करने से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। देखिए ट्रिगर को मैंने इस पे स्विच करवा दिया, ठीक है। मैं टाइम 0 प्लस पे काम को ले गया, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस हमारे पास क्या कंडीशन होगी जी, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस ट्रिगर को इस तरह से स्विच कर दिया जाएगा और हमारे पास शेप जो ड्रा होगी, देखें ये 12 वोल्ट का पोल ओपन रह जाएगा। तो ओपन वायर का कोई बीच में कह लें कि अपना एक एडजस्टमेंट का वे नहीं होता, मतलब कि ये बीच में होने या ना होने से इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 24 वोल्ट की सप्लाई आगे लग जाएगी। तो मैं शेप ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने है, मैंने इसको ड्रा कर दिया है। तो इसमें देखें वही सारी शेप है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये एक नोड बनता है क्योंकि ये तीन चीज़ों का मिलाप है। देखें यहाँ पे इस रेजिस्टर की वायर भी जुड़ती है, इस कैपेसिटर की वायर भी जुड़ती है और इस रेजिस्टर की वायर भी जुड़ती है। तो यहाँ पे हम एक वोल्टेज एग्जिस्ट करवा लेते हैं, VFT ही उनको नाम दे देते हैं। उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह ये है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही यहाँ पे है, तो लिहाजा हम VFT ही नाम दे लेते हैं। एक अलहदा नाम देने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। देखें लूप लगाता हूँ मैं I के लिए। तो लूप के अंदर आपको पता है KVL चलता है, तो KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने सबके वोल्टेजेस लिखने हैं। तो 24 वोल्ट का जो सोर्स है उसके तो वोल्टेज हमें पहले दिए गए हैं। करंट यहाँ से चलनी स्टार्ट हुई और इसके माइनस के पोल में एंटर किया करंट ने, लिहाजा ये क्या आ गया जी, -24 आ गया। जब आगे करंट भरी तो इंडक्टर में से गुजरी, तो इंडक्टर के वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, इंडक्टर के वोल्टेज जी हमारे पास बराबर होते हैं L इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ये हमारे पास होता है इंडक्टर की वोल्टेजेस का फार्मूला। तो एक रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हम फाइंड आउट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करते हैं, वो होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट हमारे पास I है, जबकि रेजिस्टेंस इसकी R1 है। तो ये आ गया जी, आपको नज़र बखूबी आ रहा होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आगे देखें अब यहाँ पे जो आगे का जो भी हिस्सा उसके वोल्टेज VFT के बराबर है। अगर हम यहाँ पे लूप उस वक्त तक लगता है जब हमारा सिंगल एक लूप होता है, मतलब कि यहाँ पे सीरीज सिस्टम सारा का सारा होना चाहिए, लेकिन ये आधा हिस्सा पैरेलल में, ये ऐसे ही है जैसे एग्जाम्पल नंबर 7.9 थी। तो इस सूरत हाल में हम डायरेक्ट यहाँ पे VFT लिख लेंगे, यानी कि ये देखें वोल्टेजेस है ना VFT, तो प्लस VFT इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है। पहले नंबर पे L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है जी, प्लस IFT इंटू R1 है, प्लस VFT है और इज इक्वल टू 24 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 आप इसको नाम दे दें। अब हमने मेन इसमें जो मतलब मिलाप निकालना वो ये है कि इसमें देखा जाए तो वोल्टेज का मेन जिक्र है और करंट का भी जिक्र है। तो मैंने बोला था ये ऐसे ही है जैसे एक्शन और रिएक्शन होता है, मतलब ये इस तरह से मिलाप रखते हैं कि एट अ टाइम ये एक जगह पे दोनों का होना हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे यहाँ तो सिर्फ करंट की फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ सिर्फ वोल्टेज की फॉर्म होनी चाहिए। तो लिहाजा हम यहाँ पे नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, VFT के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, नोड एनालिसिस क्या कहता है जी, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो यहाँ पे देखें ये एक एंटरिंग करंट है, बाकी ये इन दोनों में 2 लिविंग करंट है, यानी क्या इस जानिब हमारी I1 गई है, इस जानिब हमारी I2 गई है। तो जब मैं नोड 1 पे KCL अप्लाई करूंगा तो KCL कहेगा कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी कि जो करंट दाखिल होती है वो दूसरी जो लीव कर रही होती है उन करंट्स के सम के बराबर होती है। ये KCL का कहना था, किरचॉफ करंट लॉ का। तो देखें अब इनकी IFT तो हमारी एज इट एज है क्योंकि हमने इसको पुट करना है, वैल्यू को निकाल के IFT को इस इक्वेशन में। तो देखें I1 की क्या इक्वेशन होगी, एक कैपेसिटर के क्रॉस आपको आप सब ने मुझे बताना कि करंट क्या होती है,
तो एक कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होती है स्टूडेंट्स वो होती है कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है जी। तो आगे नेक्स्ट देखा जाए करंट की बात करूं I2 की, तो I2 देखें सिंपल रेजिस्टर में से गुजर रही है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स ला एक रेजिस्टर की जो करंट होती है वो बराबर होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है V और रेजिस्टेंस है R2। बस जी आपको वैल्यू मिल गया इस इक्वेशन में, उठा के जहां जहां करंट है वहां वहां पुट कर दें। तो देखें सबसे पहले नंबर पे L इंटू डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास आ जाएगा जी, देखें C D V ओवर dt प्लस V ओवर R2, ठीक है जी। और इसी तरह से यहाँ पे भी पुट हो जाएगा। देखें इनके साथ बस R1 ने मल्टीप्लाई होना, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये देखें I इंटू R1 है, तो R1 ने हर एक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होना, तो मैं पहले ही करवा देता हूँ। देखें इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो R1C डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज, और इसके साथ हुआ तो R1 ओवर R2 इंटू V, ठीक हो गया जी। बस इतना मैंने मल्टीप्लाई करवाया, और लास्ट में वैसे ही V है, और दूसरे नंबर पे है इज इक्वल टू 24। ये मैंने आपको बताया था ये कंप्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन मिक्सअप होके आता है इन जैसी इक्वेशंस में। अब ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है, ये 24 को हम अभी नहीं छेड़ेंगे, इसको लास्ट में छेड़ा जाएगा। तो देखें अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा LC D स्क्वायर ओवर DT स्क्वायर V। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा L ओवर R2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसके साथ भी D ओवर dt V है, इसके साथ भी D ओवर dt इंटू V है। तो मैं अगर इसको कॉमन ले लूँ तो इनके साथ इस तरह से रिएक्शन आ जाएगा। देखें ये होल मैंने कॉमन ले लिया किसको, dV ओवर dt को। अभी मैं फिर से समझाता हूँ। देखें इसके साथ इसने मल्टीप्लाई होकर वही चीज़ बनानी थी जो यहाँ पे मौजूद थी। तो इनके साथ जो कंपोनेंट्स आ रहे थे L ओवर R2 यानी कॉन्स्टेंट्स, वो मैंने अलहदा कर लिए कॉमन लेके, इसके साथ इसके वाले भी और इसके वाले भी, और इसको कॉमन ले लिया बीच में। पता है क्यों? क्योंकि ये इस तरह से फिर मुझे एक स्टेप मजीद नहीं था करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें V कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर रह जाएगा R1 ओवर R2 प्लस 1 V। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा। देखें 24 इज इक्वल टू, अब देखें LC, पहले आपने क्या करना है जी, पूरी इक्वेशन को LC से डिवाइड करवाना है, क्योंकि इस कंपोनेंट के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये सिंपली हमारे पास D स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ V होनी चाहिए। ये हमारी होमोजीनियस की जनरल फॉर्म है। तो LC से भी डिवाइड करवा देते हैं सारी इक्वेशन को। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, मैंने ये नहीं लिखना कि LC से डिवाइड करवाता जा रहा हूं और वैल्यूज भी लिखता जाऊं। देखें यहाँ पे जब LC से डिवाइड होगा L कट जाएगा और बटे में 1 ओवर R2C रह जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जब LC से डिवाइड करवाया जाएगा तो L नीचे रह जाएगा, C से कट जाएगा तो L रह जाएगा, ठीक है। चले मैं एक दफ़ा आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, और आगे देखिएगा यहाँ पे LC से डिवाइड होगा तो क्या होगा जी, दोनों के बटे में LC आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी वो कटता नहीं है। देखें यहाँ पे भी LC R2 और यहाँ पे भी 1 ओवर LC। समझ आ गया जी? बस ये चीज़ थी मेरे अजीज़। तो अब देखें इज इक्वल टू 24 है, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें दी गई हैं, वो ऊपर वैल्यूज़ हैं आपके सामने। इन सब की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, मल्टीप्लाई वगैरह करवाना है, जो भी आएगा वो इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करता हूँ जी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, और आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे है 1 ओवर R2 मल्टीप्लाई बाय C, तो R2 की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 1 ओवर 4 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 ये कितना हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 1 ओवर 2, तो बटे का बटा उलट के ऊपर 2 बना देगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस, और यहाँ पे R1 की वैल्यू 10 है और बटे में ये 2 है, तो ये 2 1s are 2 5s are, तो 5 प्लस 2 ये 7 आने वाला है। तो ये देखें स्टूडेंट ये 7 आ जाएगा, C इंटू D V ओवर dt। अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ अपने माइंड के थ्रू ही। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। अब R1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, तो 2 से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 2 रह गया, और R2 की वैल्यू भी 2 है, तो ये टोटली कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू ऊपर बच गई, यानी कि पूरा का पूरा 10 ऊपर ही बच गया। और L ओवर C की बात करूँ तो 2 उलट के ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास 12 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 12 आ रहा है इज इक्वल टू 24। अब मैंने आपको बताया था इसके 2 सोल्यूशन होंगे। आपने पहले लिखना फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, यानी कि फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन में आप क्या करते हैं जी, इस साइड को 0 लिख लेते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, इसको शायद ई ही लिखा जाता, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन।
ये आपने लाजमी हेडिंग देनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत भी किया जा सकता है। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 0 छोड़ देना अभी आपने, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पे 0 ही पुट किया जाता है। वो पार्टिकुलर सोल्यूशन है, उसे बाद में करेंगे। ये इस फॉर्म में होता है, यानी कि y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, यानी कि जो टोटल फॉर्म बनती है वो कंप्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन दोनों के सम को मिला के बनाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा, लेकिन उसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे कि कितना असर पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम इसका किस तरह से मतलब मुकम्मल स्क्वायर रूट बनाते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू, अब उस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई देना जिससे 7 बन जाए। आप क्या करें जी, 7 को 2 से डिवाइड करवा के देखें तो आपको पता लग जाएगा 3.5 से इसको मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो लिहाजा हम 3.5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मैं इसकी ये फॉर्म बना रहा हूँ जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब मैंने 20 का क्या है जी 3.5 है, तो मुझे 3.5 का सम स्क्वायर जमा भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, यानी जितना डाला उतना ही निकाल लिया। मतलब कोई इक्वेशन में हमने यहाँ पे इंसाफ के तौल में कमी बेशी नहीं की। तो देखें अब ये आप इसमें कटेंगे भी तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने इसको बनाना है जी s प्लस 3.5 होल स्क्वायर, ये आ गया जी। अब इसको इन दोनों को कैलकुलेट करके देखें क्या बनता है, 3.5 का स्क्वायर क्या बनता है जी 12.25। तो माइनस 12.25 प्लस 12, तो ये आ जाएगा माइनस 0.25। तो 0.25 उधर जाके माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आ रहा है जी। अब दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि इसका स्क्वायर खत्म हो जाए, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो देखें ये तो रह जाएगा s प्लस 3.5, और इसका देखते हैं क्या बनता है जी 0.25 का स्क्वायर रूट। तो ये 0.5 आता है जी, यानी कि एक दफ़ा आ जाएगा s प्लस 3.5 इज इक्वल टू 0.5, तो एक दफ़ा आ जाएगा s प्लस 3.5 इज इक्वल टू माइनस 0.5। समझ आ गया जी, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो अब नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अब क्या होगा जी, s इधर ही रह गई, उधर जाके माइनस होगा, तो ये आ जाएगा -3 बच जाएगा। और इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -3.5 माइनस 0.5, तो ये -4 हो जाएगा। तो ये देखें आप इनको इस तरह से नाम दे सकते हैं S1 S2। तो अब ये दोनों वैल्यूज रियल नंबर हैं और दूसरा ये अनइक्वल है। तो आपने क्या लिखना है जी, आपने लिखना है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, सो द कंडीशन इज ओवरडैम्ड, यानी कि काम हो चुका था। अब इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे जी, v ऑफ t की जनरल फॉर्म। लेकिन उससे पहले जो एक काम रहता था, मैंने आपको बोला था क्या करना जी, आपने फॉर कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के बाद आपको क्या लेना पड़ना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो चलें पार्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। पहले मैं यहां पे लिखूंगा इनकी फॉर्म, तो k1 e की पावर -3t आ जाएगा प्लस k2 e की पावर -4t। ये भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक तीसरा कांस्टेंट आएगा k3 के नाम से, और वो क्या होगा वो मैं आपको बताने लगा। देखें वो k3 का मतलब यही है कि ये पार्टिकुलर सोल्यूशन से आएगा yp से। वो आप कैसे निकालेंगे, देखें मैं यहाँ पे अब हेडिंग नहीं दे पा रहा, मैं लिखता हूँ बस इतना फॉर yp, आप समझ जाएंगे ये क्या है जी, फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हम सिर्फ इन दो अदद वैल्यूज को लेते हैं। 12 v ऑफ t इज इक्वल टू 24। यहाँ पे जो भी v ऑफ t की वैल्यू होगी वो k3 की वैल्यू होगी। तो देखें 12 1s आर 12 4s आर, तो बस जी 12 4s आर नहीं 12 2s आर होता है, सॉरी 12 2s आर होता है। तो देखें इनडायरेक्टली आपके पास k3 की वैल्यू निकल आई है। k3 आपके पास किसके इक्वल है, स्टूडेंट से एक मिस्टेक हो गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वो मिस्टेक छोटी सी है, आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है। कैसे, ये देखें हमने पूरी इक्वेशन को LC से डिवाइड किया था, लेकिन 24 को LC से हम डिवाइड करना भूल चुके हुए हैं। तो ये डिवाइड ना होने की सूरत हाल में गलत आंसर देने लगा था पार्टिकुलर सोल्यूशन में। शुक्र है मैंने ध्यान दे दिया। तो देखें 24 ओवर LC है, LC की वैल्यू अगर पुट की जाए, देखें L की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू है 1/4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 क्या होगा जी, 1/2 होगा। तो ये ऊपर उलट के 2 मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 48। तो इसका मतलब इस 2 के साथ हमें 2 को मल्टीप्लाई करवाना होगा। आप समझे नहीं तो मैं आपको एक दफा फिर से बता देता हूं। देखें
इसको भी आप छोड़ें, ये देखें LC बटे में आना तो ये 48 बन जाता है, क्योंकि LC को मल्टीप्लाई देने से 1/2 आता है, तो बटे का बटा उलट के इसको 48 बना देता है। तो इस वजह से ये एक छोटी सी मिस्टेक आ रही थी। देखिए लेना वही है, यानी कि 12V ऑफ t इज इक्वल टू 48, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे 4 आता है, यानी कि K3 4 वोल्ट के इक्वल है। तो ये चीज़ थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, शुक्र है हम बच गए हैं, बचे तो हो गया। तो यहाँ पे आप ये मेंशन कर दीजिएगा K3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। मतलब मेंशन करने का मतलब है ये क्वेश्चन का हिस्सा है ये चीज़। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसा आप करते थे, यानी आपने टाइम को ले जाना है कहाँ पे, 0 पे, कि आप इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें या इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन ही बननी है बहरहाल। तो देखें V ऑफ 0 आ जाएगा, V ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे जब टाइम 0 पुट हुआ तो यहाँ पे सिर्फ K1 रह गया, यहाँ पे जब टाइम 0 पुट हुआ तो सिर्फ K2 रह गया, और K3 एज इट, क्योंकि e की पावर 0 का मतलब 1 नहीं होता, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होती है, और K3 की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करें +4। अब देखें ये इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन 1 का भी नाम दें। अब यहाँ पे जो मेन हमें मसला आ रहा है वो ये, हमें V ऑफ 0 की वैल्यू ही नहीं पता। अब ये हम कैसे मालूम करेंगे, यही मेरा काम है आपको बताना। तो चलते हैं दूसरी जानिब, क्योंकि ये पेज हमारा तकरीबन हाल ही है, तो मैं चाहता नहीं हूँ नेक्स्ट पेज पे जाएं, क्योंकि उससे आपको समझ नहीं आ सकेगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, आपने दो कंडीशंस पे टाइम की वैल्यूज़ के लिहाज से आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है, V ऑफ 0 और दूसरी इन्फिनिटी वाली, ठीक है। उससे हमारी थोड़ी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। तो जी सबसे पहले हम 0 माइनस पे टाइम लेके जाते हैं, ठीक है। 0 माइनस पे जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, समझ आ रही है ना, जो भी हमें वैल्यू मिलेंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इन्फिनिटी पे आप निकालें या ना निकालें वो आपका कोई इतना खास मसला तो नहीं बनता, लेकिन निकालनी चाहिए। अब देखें 0 माइनस पे हमारा ट्रिगर कहाँ पे था, 0 माइनस यानी 0 से पहले वाला टाइम तब था हमारा 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड था। तो 0 माइनस पे क्या मतलब है, 0 माइनस पे मतलब इंडक्टर को भी कोई चार्ज यानी इसके अंदर कोई करंट स्टोर नहीं हुआ होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, और कैपेसिटर के अंदर भी कोई वोल्टेज स्टोर नहीं हुए होंगे, इसके अंदर चार्ज 0 होगा, वोल्टेज 0 होंगे। तो लिहाजा ये एज अ ओपन सर्किट के तौर पर वर्क करेगा, और ये एज अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करेगा, क्योंकि ये इंडक्टर और कैपेसिटर की खासियत है। तो देखें अब मैं यहाँ पे सर्किट बनाने लगा हूँ जी, ये मैं सर्किट आपके सामने बनाने लगा हूँ। तो हमारा यहाँ पे पहले कौन सा सोर्स लगा हुआ था, 12 वोल्ट का। तो आपने पहले यहाँ पे मेंशन कर देना एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट बनने लगा जी। यहाँ पे 12 वोल्ट का सोर्स था ट्रिगर 1 की पोजीशन पे, और यहाँ पे हमारा 10 ओहम का एक रेजिस्टर लगा हुआ था। देखें मैंने क्या किया जी, मैंने उसे शॉर्ट कर दिया, वो जो आपके पास इंडक्टर था। उसके बाद आगे जाके आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर था जो कि ओपन है पोल के साथ उसे, यानी कि ओपन सर्किट के तौर पे उसे जाहिर किया जाएगा VC0 माइनस। अब यहाँ पे करंट भी फ्लो कर रहा था, जो आपका IL होगा ना, यानी कि इंडक्टर होगा, इंडक्टर की जगह आपने करंट फ्लो करवा देना 0 माइनस के टाइम पे। अब देखें यहाँ पे एक हमारा और रेजिस्टर लगा हुआ था R2 का, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज ही मेंशन कर दिया। यहाँ पे 2 ओहम का रेजिस्टर था, और आगे जो भी है उसको दफ़ा करें, आपका इतना उससे मतलब बनता तो नहीं है, लेकिन आप चलें मेंशन कर भी दें, काम बन जाएगा। जैसा कि आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे भी VC0 माइनस को मेंशन करना गलत साबित नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए हमने दोनों वैल्यूज़ निकालनी है, एक तो करंट निकालनी है, दूसरा VC0। अब ये एक लूप है, तो लूप में तो ये चीज़ें बहुत ईजिली निकल आती हैं, क्योंकि ये लूप है ना, तो करंट पूरे लूप में सेम होती है। तो लिहाजा मैं टोटल वोल्टेज को टोटल रेजिस्टेंस से अगर डिवाइड करवा दूँ, मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी। देखें 12 टोटल वोल्टेज है और रेजिस्टर दोनों सीरीज की फॉर्म में ही है, तो 10 + 2 हो जाएगा। तो देखें 12 डिवाइडेड बाय 12 1 एम्पेयर आ गई मेरे पास करंट। अब दूसरी वैल्यू जो मुझे तंग कर रही है वो है VC0। तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, बाय अप्लाइंग वोल्टेज डिवीजन रूल। वैसे भी आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो देखें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया जब मैंने, तो VC0 माइनस। अब वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, या करंट की वैल्यू आपको मिल गया तो इसके साथ करंट ने मल्टीप्लाई होना, क्योंकि इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है, यानी ये। तो देखिए करंट अपने डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ओहम्स लॉ भी लग सकता है। देखें पॉजिटिव पोल में करंट एंटर की, लिहाजा करंट पॉजिटिव लिखी जाएगी, जो कि 1 है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो आपके पास इसके 2 वोल्ट वैल्यू आ गई। तो देखें दोनों वैल्यूज मालूम हो गई हैं। अब आपने क्या करना था जी, जो भी अभी हमने इक्वेशन पीछे लिखी थी, यानी मैं इसको अब ओपन कर लेता हूं जी रजिस्टर को। जो भी अभी हमने इक्वेशन लिखी है ये आपके सामने, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, VF0 की जगह 2। तो देखें 2 पुट होते साल ही क्या होगा जी, 4 इधर आके -4 हो जाएगा, -4 + 2 -2। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जी, देखें K1 + K2 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, समझ आ गई। मैंने क्या किया, वैल्यू पुट किया है और प्लस माइनस करवा दिया 4 का उसके साथ। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है जी।
तो मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, रिंग लाइट के थोड़ा नीचे होने से आपको थोड़ा साफ नज़र आएगा, तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जी, क्योंकि मेरा मकसद है आपको अच्छी तरह से रिव्यू देना। इस तरह से अगर रिफ्लेक्शन से आपको मज़ा नहीं आएगा तो यार मुझे भी कोई मज़ा नहीं आएगा। अब ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी थी, इस इक्वेशन का आपने क्या लेना जी, अब डेरिवेटिव लेना। जो आपके पास मेन इक्वेशन आई थी वो क्या थी जी, मैं एक दफ़ा लिखता हूँ यहाँ पे v ऑफ टी इज इक्वल टू k1 e की पावर थी आपके पास -3t प्लस k2 e की पावर -4t प्लस k3 था। अब स्टूडेंट बात कुछ इस तरह से है, हमने तब तक इनके साथ मतलब क्या नहीं उलझते रहना जब तक हमारा काम डन नहीं होता, यानी k1 और k2 की हमें वैल्यू चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन का ले लेता हूं जी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेने की सूरत हाल में मेरे पास क्या होगा जी, बाद में मैंने टाइम को जीरो पे भी लेके जाना, चले वो बाद में कर लेंगे आपके लिए। जब मैं यहाँ पे k1 एक कांस्टेंट है, k1 पीछे हट जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। e की पावर -3t का डेरिवेटिव वो होता है कि ये पहले एज इट एज लिखा जाता है और बाद में जो भी इसके वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है इनके साथ -3। देखें -3 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे भी यही सीन होगा। देखें -4 है ना, तो -4 पीछे आ जाएगा और k2 e की पावर -4t, क्योंकि k2 और k1 कांस्टेंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है। k3 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। जब एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है यानी डिफरेंशियल लिया जाता है वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने टाइम को ले जाना जीरो पे, एट t इज इक्वल टू जीरो, ये आपने मेंशन करना है। तो क्या होगा जी, v ऑफ जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3k1 -4k2। ये कैसे आया, क्योंकि e की पावर जीरो हो जाएगी, तो e की पावर जीरो मीन्स 1 होता है। अब ये हमें मिल गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, ये जो ऊपर है इसकी हम इक्वेशन बना रहे हैं ताकि हमें क्या मिले जी, इन दोनों के मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने का एक तरीका मिले जिससे हम k1 और k2 को मालूम करें और v ऑफ t में पुट कर दें। तो अब हम इसके साथ कैसे मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमने इक्वेशन लिखी थी ये जी, तो यहीं से हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, यहाँ पे ऊपर मैं इसे परफॉर्म करता हूँ। मैंने क्या करना है जी, देखें मैंने इसको एक साइड पे रख लेना डी डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज को विद सी, और इसको उधर माइनस करवा देना। तो मेरे पास आ जाएगा, देखें मेरे पास आ जाएगा c इंटू डी वी ऑफ टी ओवर डी टी। स्टूडेंट मैं इस वजह से नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा क्योंकि इशू बन जाएगा, आपको फिर पता नहीं चलेगा पीछे क्या है, तो इस वजह से मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे था i ऑफ t एक साइड पे था, उसमें से देखें ये दूसरा क्या था जी, v ऑफ t ओवर r2, ये दूसरी जानिब जाके माइनस हो जाएगा। v ऑफ t ओवर r2 इधर आके माइनस हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज चाहिए, तो मैं c के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देता हूँ। तो ये कैंसिल हो गया। अब मैं टाइम को ले जाऊंगा जीरो पे, ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा है ये जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ओवर डी टी, जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ जीरो पुट होता जाएगा। यहाँ पे भी जीरो, आई ऑफ जीरो भी अभी हमने निकाली है, वो कितनी आई थी जी, और वी ऑफ जीरो भी हमने निकाली थी। आई ऑफ जीरो हमारी 1 एम्पेयर आई थी, तो यहाँ पे 1 पुट हो जाएगा। और यहाँ पे वी ऑफ टी हमारे पास 2 वोल्ट आए थे, वी ऑफ जीरो, तो यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा। यानी ये वही चीज़ें थी जो हमने पहले निकाली थी, यही वजह थी कि हम उनको फाइंड आउट कर रहे थे ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें। अब ये चीज़ें तो पुट हो गई। सी और R2 की वैल्यू क्या थी, ये देखें ये नीचे लिखी हुई है, 1/4 थी और R2 की वैल्यू 2 थी। तो देखें यहाँ पे 1/4 हुआ, बटे में आ गया 1/4, बटे का बटा उलट के ऊपर बन जाएगा, वो मैं बाद में करवाता हूँ। देखें अब यहाँ पे देखा जाए तो R2 की वैल्यू 2 है और हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है, C की 1/4। तो 2 1s are 2 2s are 4, ये बटे का बटा उलट के ऊपर मल्टीप्लाई होने वाला, तो यहाँ पे भी यही होगा, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही आ जाएगा। तो ये जीरो आ रहा है, देखें ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब जीरो आ रहा है। तो अब यहाँ पे आके जी हम जीरो पुट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखें ये आ गई है इक्वेशन, -3k1 -4k2 इज इक्वल टू जीरो। हमेशा जीरो नहीं आता, ये तो वैसे ही कह लें कि केस था इस तरह का कि आ गया जीरो। अब यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, -3 1, मतलब पहले इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ। अब इस इक्वेशन को पहले लिख दिया तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। देखें -4 है, उसका 1 है, आपकी अपनी मर्जी होती है k1 k2 कि आप किस इक्वेशन को किस जगह पे रखना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी होती है, लेकिन फिर उसी अकॉर्डिंग हमें हर एक का ऑर्डर रखना पड़ता है। देखें इसका पहले जीरो है, ये नहीं आप कर सकते यहाँ पे -2 और जीरो लिखते हैं, आपने इसी इक्वेशन को पहले मुकम्मल लिखना है। देखें -3 -4 k1 k2 फिर आगे जीरो। अब इस इक्वेशन की बात करूँ तो 1 1 k1 k2 और -2, तो यहाँ पे -2 पुट हो जाएगा और यहीं से मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते ही वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ क्या वैल्यूज़ आती हैं। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स मेरे पास k1 की वैल्यू आई है -8,
K1 इज इक्वल टू -8 और K2 की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो है 6। तो देखिए आपने अब ये क्या करना है जी, आपने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यही कहीं पे इस इक्वेशन को लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ V ऑफ t इज इक्वल टू, देखें आप पार्टिकुलर सोल्यूशन को पहले ही उठा के ले आए। K3 की क्या वैल्यू हमारे पास आई थी 4 थी, तो 4 को मैं पहले ही उठा के ले आया। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, चाहे आप लाएं या ना लाएं, आप पे डिपेंड करता है। मैं कांस्टेंट को ही पहले ले आता हूँ क्योंकि इसकी डिग्री e की पावर 0 ही है इसके साथ। उसके बाद K1 की वैल्यू पुट करूंगा जो कि -8 है। तो देखें -8 e की पावर क्या है जी -3t, आगे क्या है प्लस K2 की क्या वैल्यू है 6 है, तो +6 e की पावर है -4t। ले जी ये आपका जवाब था। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल्स को हमने कर दिया, टाटा बाय बाय। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकी लर्निंग असेसमेंट्स शुरू करेंगे। तो ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन वैसे डाले जाते हैं पेपर्स में, तो इसको लाजमी समझिएगा एग्जाम्पल को, ये काफ़ी कह लें इंपॉर्टेंस रखती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।